शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, आप हमारे पॉजिटिव बी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन बटन है ना, दबा दें उसको, दबाइए। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 2022 में इसरो के गगनयान योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। गगनयान योजना इसरो का पहला इंसानी अंतरिक्ष यात्रा होगा। क्या मजा नहीं आया ना? कैसे आएगा? क्योंकि अगर न्यूज को न्यूज की तरह बोलो तो भैया मजा नहीं आता। उसमें मिर्च मसाला लगा के अगर न्यूज अटेनमेंट की तरह बोलो तो भैया बड़ा मजा आता है। अब आप पूछेंगे कि न्यूज अटेनमेंट क्या होता है, तो न्यूज अटेनमेंट होता है आज की सबसे बड़ी खबर, आज की बुलेटिन। जी हां, निस्तो नाबूद हुआ इसरो का सपना, खत्म हो गया इसरो का सपना, डूब गया इसरो का ख्वाब। कोविड-19, जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर, कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इसरो ने फिलहाल स्थगित कर दिया है अपने गगनयान योजना को। ओ भाई मुझसे नहीं होगा भाई, अरे देवा उठा ले, अरे देवा मुझे नहीं, ऐसे लोगों को उठा ले जो ऐसे न्यूज पढ़ पढ़ के पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का दिमाग खराब करता है। मगर एक बात मैं आपसे दावे से कह सकता हूं कि अभी जो मैंने गगनयान के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया है, ये इससे पहले आपने किसी भी न्यूज चैनल में नहीं सुना होगा, और अगर सुना भी हो तो इस तरह सुना होगा कि वो शायद आपको याद भी ना हो। अब भैया इसमें कोई मैंडेला इफेक्ट या फिर डेजा वो मत ढूंढ लेना, वैसे उसके ऊपर हमने एक एपिसोड बनाया है, तो जाइए देख लीजिए, फ्री है। गगनयान हिंदुस्तान का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। अभी कुछ लोग कहेंगे रिसर्च नहीं किए हो, मामूली सी बात करते हो, राकेश बाबू को भूल गए क्या? राकेश शर्मा, जी हाँ, अभी बहुत लोग कहेंगे कि राकेश शर्मा को आप कैसे भूल गए? राकेश शर्मा ने तो स्पेस ट्रेवल किया था। अरे बताता हूं, रुको जरा। राकेश शर्मा इंडिया के पहले इंसान हैं जिन्होंने स्पेस ट्रैवल किया, मगर वो जो रॉकेट था ना जिसमें वो गए थे, वो रॉकेट था सोवियत का, यानी कि रशिया का, और वो जो प्रोजेक्ट था वो था रशिया और इंडिया का जॉइंट प्रोजेक्ट। मगर गगनयान हिंदुस्तान का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट है। और ऐसे बातों को लेकर हमारे मीडिया में चर्चा होती कहां है? ये तो उनके लिए मामूली सी बात है। इसरो का कोई भी प्रोजेक्ट ना हमारे देश के लिए इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच जैसा है। जब टेलीकास्ट हो रहा होता है तो सब टीवी के सामने बैठ जाते हैं रिमोट लेकर। सक्सेसफुल हुआ तो ढिंग कचका ढिंग 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 नगाड़ा और पटाखा। और अगर खुदा ना खास्ता असफल हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया, तो कुछ दिन के लिए तो पूरा देश साइंटिस्ट बन जाता है। और रॉकेट को थोड़ा बाएं से लेके जाते ना, थोड़ा दाएं से लैंडिंग कराते ना, तो लैंडिंग बिल्कुल पक्का था नहीं। फिर क्या? फिर वही व्हाट्सएप में गंदे गंदे जोक शेयर करना, वही फेसबुक में गंदे गंदे मीम्स शेयर करना, इसी में लग जाते हैं। हमारे देश के लोग भी ना, आई टेल यू, बहुत वर्सटाइल है। अभी 2 दिन पहले तक जो बंदा इंडिया के स्पेस रिसर्च के बारे में अपने पड़ोसियों को ज्ञान पेल रहा था, अभी 2 दिन बाद वही बंदा कहता है, अरे शर्मा जी के बेटे को देखा, कल रात हमने देखा एक लड़की के साथ निकल रहा था। अभी कभी कभी तो मुझे शक होता है कि इस बंदे को के सिवन का पूरा नाम भी पता है कि नहीं। हालांकि उनका पूरा नाम प्रोनाउंस करना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है, बट कैलाशा वादिवु शिवम, सही बोला ना सर? वी सल्यूट यू। हिंदुस्तान में ना मास्टरमाइंड्स की कमी कभी नहीं थी, ना है और ना आगे चलकर होगी। मगर प्रॉब्लम यह है कि कुछ मास्टरमाइंड्स को विदेशी कंपनियां खरीद लेती हैं, कुछ खुद बिक जाते हैं, और हुजूर हालात तो ऐसे हैं कि कुछ को तो पता ही नहीं है कि वो मास्टरमाइंड्स हैं, क्योंकि उनको सही गाइडेंस देने के बजाय, उनको सही रास्ता दिखाने के बजाय हम उन्हें शामिल कर देते हैं चूहों की दौड़ में। और जो लोग मास्टरमाइंड्स होने के बावजूद भी इस देश में रह जाते हैं, उनको पूरा समाज लग जाता है। अरे इधर क्या कर रहे हो, इतना पढ़ा लिखे हो, जाओ गूगल ज्वाइन करो। You know bro, this country is not for you. You must join NASA, you know.
अरे इस देश में कुछ नहीं रखा है, विदेश जाओ, नाम कमाओ, पैसे कमाओ, मगर बावजूद इसके कुछ लोग इस देश में रह जाते हैं, जैसे होमी जहांगीर भाभा, जैसे के सिवन, जैसे अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। और इनको लेकर भी हमने गर्व किया, मगर काफी सालों बाद। क्वांटम फिजिक्स नाम तो सुना ही होगा, जिसको विज्ञान की अगली पीढ़ी कहा जा रहा है। नहीं सुना? अरे गूगल कर लो। अच्छा, उतना भी लोड नहीं लेना, एक काम करो, एवेंजर्स देख लो। अरे सच में, मजाक नहीं कर रहा, उसमें भी है क्वांटम फिजिक्स। 2012 में जब पूरा विश्व इस धरती के खत्म होने का इंतजार कर रहा था, वो भी एक मूवी की वजह से, उसी वक्त जिनेवा में कुछ साइंटिस्ट मॉडर्न साइंस का एक नया इतिहास रच रहे थे। लार्ज हाइड्रोन कॉरिडोर में मिला हिग्स बोसॉन, यानी कि गॉड पार्टिकल। और ठीक इसके बाद ही पीटर हिग्स को सम्मानित किया गया नोबेल पुरस्कार से। अब हिग्स बोसॉन के हिग्स कौन हैं, ये तो आपको पता चल ही गया होगा, मगर ये बोसॉन कहां से आया, ये उस समय बीबीसी में टेलीकास्ट हो रहा था। What about the other scientists who put the Bose into boson? Satyendranath Bose came from Calcutta. He too laid the groundwork several decades ago for what's now being called the greatest scientific discovery of this generation. And there's some anger in India at the lack of recognition given to Bose, one of their own. India's government calls him a forgotten hero. प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस, जिनका नाम आइंस्टाइन के साथ एसोसिएटेड है, कलकत्ता में बैठकर, यानी कि अभी का कोलकाता, प्रोफेसर बोस ने ढूंढ निकाला बोसॉन पार्टिकल। वो भी तब जब हिंदुस्तान ब्रिटिश शासन के अधीन था और हमारे पास उस समय मॉडर्न साइंस रिसर्च सेंटर तक नहीं था। जी हां, यही है सर सत्येंद्रनाथ बोस। असली मास्टरमाइंड जो होता है ना, वो रात भर रट्टा मारकर एग्जाम में जाकर यू 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 ऐसे ऐसे करने वाला सिर्फ मास्टरमाइंड नहीं होता। असली में जो मास्टरमाइंड होता है ना, वो इंटेलिजेंट भी होता है और क्रिएटिव भी। हजार साल पहले भारत का कल्चर, साइंस, एजुकेशन और रिसर्च पूरे दुनिया से बहुत 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 आगे था। पहला यूनिवर्सिटी भारत में, पहला सर्जन भारतीय, यहां तक कि पूरे विश्व को जो भारत से मिला, जीरो। शाहरुख खान वाला नहीं। आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का इजाद किया और हमारे सोलर सिस्टम यानी कि पूरे सौर जगत का डिस्क्रिप्शन पूरे दुनिया के सामने रखा, वो भी बिना किसी टेलीस्कोप के और सिर्फ अपने गणना के जोर पर। ऋषि कनद, जिन्होंने पहली बार हमें एटम से मिलवाया, जिन्होंने गैलीलियो और न्यूटन से भी पहले साइंस के ऊपर काम करना शुरू किया और खोले कई सारे राज, मगर ये सब हमारे लिए मामूली सी बात है। और फिर ऐसा क्या हुआ कि इन सब के बावजूद भी हम नीचे गिरते गए और गिरते गए। एक्चुअली में ना 1100 शताब्दी के बाद से ही छाने लगा एक अंधेरा। जगह जगह से लुटेरे आते गए और हमारी लेते गए और हम बस देते गए और देते गए। मतलब धन, दौलत, इज्जत, एजुकेशन सिस्टम। आप क्या सोच रहे थे? मंगोल से लेकर ब्रिटिश तक हमारा इतना कि आज तक सही से खड़े नहीं हो पा रहे। थोड़ा स्प्रे देना बेटा। अंग्रेजों ने लूटा, लेकिन कुछ भारतीयों का वो सम्मान भी करते थे, क्योंकि वो अंग्रेजों के आंखों में आंखें डालकर बात करने का जज्बा रखते थे। जैसे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने पहली बार अंग्रेजों से साइंस कॉलेज खोलने की मांग की। आगे चलकर कलकत्ता में एक साइंस कॉलेज की स्थापना भी की गई, जिसे हम प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जानते हैं। और आगे चलकर कलकत्ता यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हुई। साल था 1915-17। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे सर आशुतोष मुखर्जी, जिनके तेवर के सामने अंग्रेज भी थरथराते थे। सर आशुतोष मुखर्जी ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से 2 होनहार नौजवानों को फिजिक्स साइंस लैब बनाने का कार्य दिया, सत्येंद्रनाथ बोस और मेघनाथ शाह।
उस समय फिजिक्स के ज्यादातर किताब जर्मन और फ्रेंच भाषा में होते थे, जिस कारण सत्येंद्रनाथ बोस और मेघनाथ साहा ने पहले जर्मन और फ्रेंच सीखा और फिर उसका अनुवाद किया। समझ रहे हो? मास्टरमाइंड, काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। साल था 1924। सत्येंद्रनाथ बोस ढाका यूनिवर्सिटी में बतौर रीडर काम कर रहे थे। उस समय बांग्लादेश यही था, मतलब बांग्लादेश था मगर यहां था। अरे दादा, तो अनेक गंडगोल हो जाच्छे। व्यापार हो रहा है। 1905 में ब्रिटिश लोग बहुत चेष्टा किया हम लोगों को आलादा करने का, मगर हम लोग एक साथ लड़ाई किया और एकदम आलादा नहीं हुआ। और रॉड क्लिफ भी उस टाइम में दादा लंदन में सो रहा था। सर सत्येंद्रनाथ बोस ने प्लैंक रेडिएशन के ऊपर खुद की एक थ्योरी तैयार की, जिसका क्लासिकल फिजिक्स के साथ दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। और पता है क्या हुआ? उसको छापा ही नहीं गया, क्योंकि उस समय लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ये एक्चुअल में है क्या, और वो क्वांटम फिजिक्स के बारे में था। क्वांटम फील्ड, अब इसके बारे में किसी और एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए मोटा मोटा इतना आपको समझा देता हूं, अब समझ लो। मान लो ये जो बाहरी दुनिया है, ये आपके घर की बाहरी दुनिया है। अब बाहरी दुनिया में क्या होता है? आपका इज्जत है, आपकी शोहरत है, आपका रुतबा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना? लेकिन घर के अंदर माहौल पूरा दूसरा होता है। घर के अंदर आपकी नहीं, आपकी पत्नी की चलती है। घर के अंदर आप नहीं कहते, आपकी पत्नी कहती है। घर के अंदर आप नहीं करते, आपकी पत्नी करवाती है और आप सिर्फ सुनते हो। अरे भाई साहब, समझ गए ना कि ये जो क्वांटम फील्ड है और ये जो बाहरी दुनिया है, ये एकदम वो घर के अंदर वाली और घर के बाहर वाली हालात है। यानी कि नो कनेक्शन। घर के बाहर कॉलर अप और घर के अंदर। तो सर बोस की पेपर जो है वो कहीं भी छापी नहीं गई। तो सर बोस समझ गए कि भैया ये लोग जो है ना ऐसा नहीं समझेंगे। फिर सर बोस ने अपना दिमाग लगाया और पूरा का पूरा रिसर्च पेपर भेज दिया बाय पोस्ट जर्मनी। किसके पास? द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास। रिस्पेक्टेड सर, I have ventured to send you the accompanying article for your perusal and opinion. I am anxious to know what you think of it. और इसके बाद देख लो, यही वो चिट्ठी है। इसके बाद इसके साथ पूरा थ्योरी जो है एकदम लगा के सर बोस ने भेज दिया आइंस्टाइन के पास में। और वो भी क्या पता है? अपने हाथों से लिखा हुआ, ऐसे ही मामूली सी बात है। और जैसे ही वो चिट्ठी सर आइंस्टाइन के हाथों लगी तो सर आइंस्टाइन खुशी से झूम उठे और कहा, ओ भाई साहब, तूने तो हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। आइंस्टाइन ने इमीडिएटली वो पेपर्स जो है जर्मन में ट्रांसलेट करवाया और वहां के साइंस मैगजीन में भेज दिया छापने के लिए। और उसके बाद अपने प्यारे अंदाज में एकदम ऑफिशियल तरीके से भेजा चिट्ठी सर सत्येंद्रनाथ बोस को। देख लीजिए, यही वो चिट्ठी है जो आइंस्टाइन ने भेजा था हमारे मास्टरमाइंड को। देख लीजिए। और फिर क्या, प्रोफेसर बोस पहुंचे बर्लिन और फिर डेवलप हुआ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस इंसान के नाम के ऊपर एक अहम क्वांटम पार्टिकल का नामकरण किया गया हो, उस इंसान को नोबेल पुरस्कार तो जरूर मिला होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि प्रोफेसर बोस के थ्योरी के ऊपर ही जिन साइंटिस्ट्स ने काम किया, उनको आगे चलकर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये यहां तक कि पॉल डिरेक को भी, जिन्होंने बोसॉन का नामकरण किया था, उनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया। लेकिन प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस को कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। तो क्या हुआ? ऐसे महान मास्टरमाइंड के सामने ऐसे नोबेल पुरस्कार तो मामूली सी बात है, क्योंकि जिस मुकाम में प्रोफेसर बोस का नाम दर्ज हो चुका है, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक प्रोफेसर बोस का नाम रहेगा। और ऐसे मास्टरमाइंड को टीम पॉजिटिव बी की तरफ से मास्टर सैल्यूट।
ठीक है, तो अब जाइए, जल्दी जल्दी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को आगे शेयर कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर ना, मास्टरमाइंड्स के ऊपर हम एक और एपिसोड लेके आ रहे हैं। अब उसको देखना ना भूलिए। तो इसके लिए थोड़ा घंटा भी बजा दीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, आसानी होता है, बात समझिए आप। तो ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड्स में मास्टरमाइंड के। भैया अब एसी थोड़ा चला दे यार, गर्मी बहुत है यार। चलो यार, ये हाफ पैंट भी तंग करके रखा हुआ है यार।